वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट में थर्मल स्ट्रेसेस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to explain the concept of thermal stresses and strains when body is free to move, describe the thermal stresses when body is constrained to move, and describe the thermal stresses in tapered cylindrical bar, and lastly we will describe the thermal stresses in composite bar. अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि प्रीवियसली हमने स्टडी किया कि बॉडी पे एक्सटर्नल लोडिंग्स के कारण स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कितना डेवलप होगा और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट अगर अब हम देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण बॉडी में कौन से स्ट्रेसेस और कितना स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, मीन्स हम बॉडी पे कोई एक्सटर्नल लोड लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हीटिंग एंड कूलिंग के कारण स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होगा डेट स्ट्रेसेस इज थर्मल स्ट्रेसेस, और अलग अलग कंडीशंस में बार्स के अलग अलग एंड कंडीशंस में थर्मल स्ट्रेसेस कितना होता है ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स व्हेन बॉडी इज फ्री टू मूव। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस होता क्या है? तो इट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। इट इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स आएंगे जिनको आपको पहले से देखना है, डेट इज अल्फा। तो अल्फा एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हर एक मटेरियल का एक अल्फा एक टर्म होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लाइक अगर एग्जांपल की तरह देखें कि फॉर माइल्ड स्टील और फॉर स्टील्स अल्फा इज 16 into 10 पे पावर -6 per degree centigrade. Now for aluminium, alpha is 23 into 10 पे पावर -6 per degree centigrade. तो थर्मल स्ट्रेस होता क्या है? तो बॉडी पे टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे डेट इज थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेट इज अल्फा, और अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने यहाँ पे 2-3 डिफरेंट मटेरियल्स के साथ आपको अल्फा के वैल्यूज को शो किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं कि अगर बॉडी हमारा फ्री टू मूव हो। अब फ्री टू मूव हो कि मतलब अगर हम बॉडी को हीट करेंगे तो बॉडी एक्सपेंड करेगा, और अगर बॉडी को हम कूल करते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट मीन्स अगर उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अगर रोका ना गया हो, मीन्स उसको अलाउ किया गया हो कि बॉडी इज अलाउड टू मूव दैट इज एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, देन इन सच केसेस थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन्स क्या होता है उसे हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो आवर फर्स्ट केस इज व्हेन बॉडी इज फ्री टू मूव। इट मीन्स दैट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट प्रिवेंटेड। तो लेट एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बॉडी है जिसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, मींस बॉडी इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस ये बोलने की इसलिए जरूरत है कि इट मीन्स जब वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो जो सरफेस है वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, मीन्स वो फ्रीली अलाउड है कि बॉडी जितना चाहे या एक्सपेंड हो सकता है या जितना चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो लेट एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बॉडी है जिसके डायमेंशंस लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखा है इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन। तो अगर इस बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें, इफ इट इज हीटेड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई और हीटेड बाई डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, मीन डेल टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर उसका बढ़ जाए तो बॉडी में एक्सपेंशन होगा। अगर बॉडी में एक्सपेंशन होगा तो बॉडी का हर डायमेंशन अपने ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा। बट लोड में हमने देखा था कि जो लोड होता है उसके कारण अगर एक डायरेक्शन एक्सपेंड होता है तो बाकी के 2 डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते थे अंडर टेंसाइल लोड। मींस वहां पे जब डिफॉर्मेशन होता था तो सारे डायरेक्शन एक्सपेंड नहीं होते थे, कुछ पार्ट एक्सपेंड होता था, कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो हमने कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन पढ़ा था।
बट टेम्परेचर के हीटिंग में और कूलिंग में उस कंसेप्ट को आपको भूल जाना है। अभी वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि बॉडी को हीट करेंगे तो बॉडी एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो ऑल दी डायरेक्शंस विल बी एक्सपेंडेड। तो कितना एक्सपेंड करेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जब हम बॉडी को हीट करेंगे, then length delta L, change in length, that is delta L, increases by coefficient of thermal expansion, that is alpha, into change in temperature, that is delta T degree centigrade, into ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। मीन्स बॉडी का लेंथ जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, तो अल्फा डेल्टा टी एल। सिमिलरली बॉडी की अगर हाइट को हम चेंज करें कि हाइट जो एक्सपेंड होगा वो कितना एक्सपेंड होगा, तो दैट चेंज इन हाइट, दैट इज डेल एच, इज गिवन बाय alpha into delta t into h, and when we calculate change in width del b, that is equal to अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू बी, और ये तीनों ही हीटिंग के कारण क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे। तीनों ही हमारा डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो देखिए यहां से एक चीज हम समझ गए कि जब भी बॉडी में हीटिंग और कूलिंग का प्रॉब्लम होगा, तो आपसे अगर जब भी डिफॉर्मेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, और जिस डायरेक्शन का डिफॉर्मेशन पूछा है उस डायरेक्शन के डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज अल्फा डेल्टा टी एल। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जब हमने डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ पे स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज थर्मल स्ट्रेन इन द बॉडी। और थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, तो थर्मल स्ट्रेन, लेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो लेंथ है, तो स्ट्रेन इन एक्स अप इज डेल्टा एल अपॉन एल, और डिफॉर्मेशन का अगर फॉर्मूला पता है उसको डेल्टा एल को अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेन इन वाई कैलकुलेट करेंगे तो वाई में हमारा देखिए बॉडी में क्या है, हाइट है, देन स्ट्रेन इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, एंड व्हेन यू कैलकुलेट स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, दैट इज डेल बी अपॉन बी, इट इज ऑल्सो अल्फा इंटू डेल्टा टी। इट मीन्स जो स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन, वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो स्ट्रेन हमने कैलकुलेट किया अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं है, यहाँ पे केवल क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स इस बॉडी का लेंथ, विड्थ, हाइट अगर सेम हो या डिफरेंट हो, इसमें थर्मल स्ट्रेन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम वी कैन say that in thermal strain, strain in x is equal to strain in y is equal to strain in z is equal to alpha into del t। और अगर हीटिंग का कंडीशन है तो जब डेल एल, डेल एच और डेल बी इंक्रीज हुआ था, तो ये जो सारे स्ट्रेन्स हैं ये किसका नेचर क्या होगा, डेट इज टेंसाइल। क्योंकि हीटिंग है, बॉडी एक्सपेंड कर रहा है, बॉडी एक्सपेंड कर रहा है, देन स्ट्रेन इज टेंसाइल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो देखिए जब बॉडी को हमने हीट किया तो बॉडी एक्सपेंड हुआ, जब बॉडी एक्सपेंड हुआ तो उस बॉडी पे कोई भी फोर्सेस डेवलप नहीं हुए। थर्मल स्ट्रेस या बॉडी पे स्ट्रेस तब तक नहीं आएगा जब तक उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डेवलप ना हो। तो जब तक बॉडी पे लोड नहीं आता है तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। बॉडी की चाहत है डिफॉर्म होने की, बॉडी डिफॉर्म हो रहा है तो डिफॉर्मेशन में कोई भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो वी कैन से दैट when body is free to move or expansion or contraction is not prevented, then thermal stress is always equal to 0। तो ये हो गया पूरा हमारा केस 1 कंप्लीट। तो केस 1 में हमने सबसे पहले देखा कि थर्मल स्ट्रेस 0 है, स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी है और चेंज इन लेंथ जो है वो अल्फा डेल्टा टी एल है। अब अगर हाइट पूछे तो अल्फा डेल्टा टी एच लिख देंगे, विड्थ पूछेंगे तो अल्फा डेल्टा टी बी लिख देंगे। अगर हमने हीटिंग पढ़ा तो अगर इसी बॉडी के टेम्परेचर को घटाए होते हैं तो इन केस ऑफ कूलिंग अगर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा दिया जाए तो इसके लिए कूलिंग के लिए किसी भी कंसेप्ट को आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप जो हीटिंग को स्टडी किए हैं उसके नेचर को आप बस अपोजिट कर दें तो कूलिंग का केस बन जाएगा। जैसे कि चेंज इन लेंथ क्या था, तो इट इज अल्फा
डेल्टा टी एल कूल हो रहा है तो बॉडी ऑब्वियसली एक्सपेंड तो होगा नहीं, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मींस चेंज इन लेंथ डिक्रीजेस। अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। हीटिंग में अगर स्ट्रेन टेंसाइल था तो कूलिंग का स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, और थर्मल स्ट्रेस इन हीटिंग जीरो, हेंस इन कूलिंग ऑल्सो थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो। तो अगर इसी को अगर हम एक प्रॉब्लम दें कि अगर एक प्रॉब्लम है जिसमें क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड ए है, अगर उस क्यूब को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, उसको क्या किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग, दिस इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को बढ़ाया गया है। क्यूब है जिसका साइड्स दे रखा है, सो ऑल द साइड्स आर 1 मीटर। बॉडी इज फ्री टू मूव, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, द बॉडी इज फ्री टू मूव। ये आपको हमेशा प्रॉब्लम में मेंशन करेगा। थर्मल के सारे प्रॉब्लम्स को आप एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे कि बॉडी फ्री टू मूव बोला है या नहीं बोला है। जब तक ये नहीं बोला है तब तक आगे प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करेंगे। तो हर थर्मल के प्रॉब्लम्स में आपको एंड कंडीशन बोला हो जाएगा कि वो फ्री है या फिक्स्ड है। तो बोला है डिटरमाइन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंजेस होगा। तो सॉल्यूशन, तो देखिए हमने पहले भी आपको चेंज इन वॉल्यूम जब भी पूछा जाए तो आपको बताया गया है कि चेंज इन वॉल्यूम इट मींस वो क्वेश्चन आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से पूछ रहा है, और बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, हेंस वी कैन राइट चेंज इन वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब क्यूब है 1 मीटर का, देन इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। अब आ जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो हमने ये भी पहले आपको बताया हुआ है कि कभी भी आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का प्रॉब्लम बोले, इसका मतलब कि स्ट्रेन इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को आपको सम कर देना है। तो स्ट्रेन इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस क्या है, दैट इज स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड इनटू 1 मीटर क्यूब। और हमने ये पढ़ा कि अगर बॉडी फ्री टू मूव है तो बॉडी का शेप एंड साइज कुछ भी हो, स्ट्रेन इन एक्स वाई और जेड सेम होता है, दैट इज अल्फा डेल्टा टी। तो जब पुट करेंगे तो इट इज 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 मीटर क्यूब। अब डेल्टा टी दे रखा है आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हेंस इट्स चेंज इन वॉल्यूम इज 3 अल्फा मीटर क्यूब। और क्योंकि हीटिंग है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को ऐड कर दें, ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इसी को एक और प्रॉब्लम से समझे। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बॉडी है जिसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर। डेल्टा टी, इसके बॉडी को अगर डेल्टा टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया गया, दैट इज इंक्रीज्ड, और अल्फा इज गिवन 15 इंटू 10 पे पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला है डिटरमाइन चेंज इन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी, और बॉडी का कंडीशन है इट इज फ्री टू मूव। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था चेंज इन लेंथ फॉर्मूला इज अल्फा डेल्टा टी एल, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो अल्फा इज delta T is 20 degree centigrade into length is 2 meter, that is 2000 mm. When you will solve this, we will get 0.6 mm and 0.6 mm its length increases, temperature को हमने बढ़ाया है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट केस नंबर 1 व्हेन बॉडी इज फ्री टू मूव। इसी में अगर आपको प्रॉब्लम में अगर थर्मल स्ट्रेस पूछा जाता तो बोलते थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। अगर विड्थ और हाइट भी दिया होता तो चेंज इन विड्थ अगर बोलता तो आप लेंथ की जगह विड्थ का वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइट की जगह
एच का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे अलग अलग डायरेक्शन का भी डिफॉर्मेशन मिल जाता है। तो एक प्रॉब्लम, बेसिक सा प्रॉब्लम आपको बताया है, तो इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक। और इस नॉलेज चेक के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे हमारा केस 2 कि जब बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव हो, मींस बॉडी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अगर रोक दिया जाए तब उसमें स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट केस कि बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव, इट मींस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज प्रिवेंटेड। अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड है तो लेट एक सिलेंड्रिकल बार है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल बार हैविंग लेंथ L एंड डायमीटर D एंड इट इज हीटेड। इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। लीड टेम्परेचर इज डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज्ड। तो देखिए अब इसमें होता क्या है कि जब बॉडी दोनों एंड पे फिक्स्ड है तो इसके स्ट्रेन को या इसके डिफॉर्मेशन को रोका गया है, इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रोका गया है। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बॉडी क्या चाहेगा कि हम एक्सपेंड करें, बॉडी की चाहत है एक्सपेंड करने की, बट ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उसके एक्सपेंशन को रोकेगा। तो जब सपोर्ट एक्सपेंशन को रोकेगा तो कैसे रोकेगा, तो सपोर्ट उस बॉडी पे एक कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करेगा, जो कंप्रेसिव रिएक्शंस दोनों साइड से आएंगे। तो जो कंप्रेसिव रिएक्शंस या कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे, दिस इज लेट दिस इज P एंड हियर आल्सो इट इज P, मींस दोनों साइड से फिक्स्ड सपोर्ट एक रिएक्शन अप्लाई करेगा एंड दैट रिएक्शन विल एक्ट एज कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बॉडी एंड दैट कंप्रेसिव फोर्स इज P ऑन बोथ द सपोर्ट्स। तो अगर इस बॉडी को देखें तो लेट दिस इज X डायरेक्शन, दिस इज Y डायरेक्शन एंड दिस इज Z डायरेक्शन। तो जो सपोर्ट है वो केवल X में है, ना कि Y में है। Y में बॉडी इज अलाउड टू मूव, मींस समझिए कि अगर एक सिलेंडर को दोनों साइड से फिक्स कर दिया जाए तो उसके लेंथ को हमने रोका है बट उसके डाया को नहीं रोका है। बॉडी Y डायरेक्शन में एक्सपेंड हो सकता है, बॉडी Z डायरेक्शन में एक्सपेंड हो सकता है, बट बॉडी X डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो जब X डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। तो अगर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी कैलकुलेट करना है तो वी कैन से दैट कि व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड देन चेंज इन लेंथ और नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0, जस्ट सेम लाइक जिस तरीके से हमने बार्स इन सीरीज में बोथ एंड फिक्स्ड को पढ़ा था कि डेल्टा L टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा 0। अब ये डेल L नेट जो है वो दो कारणों से है। एक तो हो रहा है कि लेट अगर अभी सपोर्ट ना हो, एज्यूम करें कि वहां पे सपोर्ट नहीं होता और हम बॉडी को हीट करते हैं तो डेल्टा L इंक्रीज होता ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस एक तो डेल्टा L मिला टेम्परेचर के कारण, और अगर अब हम सपोर्ट दें तो जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, जो फिक्स्ड सपोर्ट रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज ए एक्सटर्नल लोड, वो लोड बॉडी को कंप्रेस करेगा, और वो लोड जब बॉडी को कंप्रेस करेगा तो उसी का लेंथ में चेंजेस होगा ड्यू टू लोड। वी कैन से दैट इट इज डेल्टा L ड्यू टू लोड, और इन दोनों का नेट समेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यूज पुट करके देखें कि डेल्टा L ड्यू टू डेल T चेंज इन टेम्परेचर के कारण चेंज इन लेंथ क्या मिला था, तो केस 1 में हमने पढ़ा था इट इज अल्फा डेल्टा TL प्लस डेल्टा L। अब आप थर्मल को भूल जाएं, अब केवल आप लोड को कंसंट्रेट करें कि अगर एक बॉडी के दोनों एंड से लोड P है तो बॉडी पे लोड क्या है P, और जब लोड P है तो उसका चेंज इन लेंथ क्या होगा, इट इज PL अपॉन AE, बट क्योंकि लोड कंप्रेसिव है तो चेंज इन लेंथ कंप्रेशन में आएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज माइनस PL अपॉन AE, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि लोड कंप्रेसिव है हेंस वी हैव टेकन चेंज इन लेंथ इज विथ नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस PL अपॉन AE। अगर इसको आप सॉल्व करें तो इस माइनस PL अपॉन AE को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे देन आवर इक्वेशन बिकम्स दिस इज द लोड एक्टिंग एट द सपोर्ट विच इज एक्टिंग एज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन एट द सपोर्ट, और ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, तो इट इज कंप्रेसिव, लोड इज इन कंप्रेसिव डायरेक्शन।
तो डेट इज अल्फा डेल्टा टी ए इंटू ई। ये फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन है और एक्सटर्नल लोड है, बॉडी के लिए लोड है। तो नाउ वी विल कैलकुलेट स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया और इस लोड इज अल्फा डेल्टा टू टी इंटू ए इंटू ई, देन दिस एरिया एंड दिस एरिया गेट्स कैंसल, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। इट मीन्स अगर हम इन सारे केसेस को अगर हम यहाँ पे हम समराइज करें तो हमें ये पता चला कि अगर बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव है तो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और ये थर्मल स्ट्रेस इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि जो फिक्स सपोर्ट है वो रिएक्शन अप्लाई करेगा, और थर्मल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। तो जब ये थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी ई मिला, जिसमें अल्फा और डेल्टा टी का नो यूनिट है और ई का यूनिट अगर मेगा पास्कल है, देन दिस स्ट्रेस इज इन मेगा पास्कल। और क्योंकि हीटिंग का कंडीशन है, देन दिस थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर। अब बताइए रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो एक्स है, तो जब स्ट्रेस ये जो डेवलप हुआ है, दिस थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द एक्स डायरेक्शन विच इज अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। तो हम उसी बॉडी पे अगर देखें कि वाई डायरेक्शन में कोई रिएक्शन तो है नहीं, तो जब वाई डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं है तो वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो। और अगर वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस जीरो है तो जेड में भी कोई रिएक्शन नहीं है, जेड पे भी कोई लोड नहीं है, जेड का भी स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। एंड जो चेंज इन लेंथ है, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। चेंज इन लेंथ भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम यहां से पूरे समराइज किया हमने, तो ये देखा कि बॉडी के फिक्स सपोर्ट, अगर बॉडी को दोनों एंड से फिक्स कर दो इन द एक्स डायरेक्शन, तो अगर जब बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ में नेट चेंज इन लेंथ जीरो मिलेगा, वाई और जेड में कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलेगा, और उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस मिलेगा जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है, क्योंकि रिएक्शन उसी डायरेक्शन में है, और स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई मेगा पास्कल कंप्रेसिव इन नेचर। अब यहीं से अगर आपसे चेंज इन डाया बोल दे कि डायामीटर में कितना चेंजेस है, क्योंकि डायामीटर को हमने फिक्स तो किया नहीं है, तो नाउ वी विल कैलकुलेट चेंज इन डाया। देन डेल्टा डी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज चेंज इन डाया इज फ्री टू मूव, डायामीटर इज फ्री टू मूव। तो देखिए चेंज इन डाया जैसे लेंथ दो कारणों से था, उसी तरीके से चेंज इन डाया भी दो कारणों से होगा। एक तो टेम्परेचर को बढ़ाने से होगा, और दूसरा कि जो लोड है उसके कारण डाया में भी चेंजेस होंगे। तो एक बात देखें कि अगर बॉडी हीटिंग कंडीशन है तो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो डाया था वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और जब बॉडी को आप लेंथ को कंप्रेस करेंगे एक्सटर्नल लोड के कारण, जब लेंथ को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण लेंथ तो डिक्रीज होगा और डाया क्या होगा, इंक्रीज। मतलब जो चेंज इन डाया है वो दोनों ही कारणों से, लोड के कारण और टेम्परेचर के कारण, उन दोनों ही कारण में वो एक्सपेंड होता है। देन वी कैन राइट लाइक दिस कि डेल्टा डी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा डी ड्यू टू डेल टी प्लस डेल्टा डी ड्यू टू लोड, वी हैव टू डिटरमाइन। इन दोनों का नेट समेशन हमें डिटरमाइन करना है, और जब इन दोनों का नेट समेशन आपको डिटरमाइन करना है तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले इस टर्म को अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा डी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर क्या था, देन दिस इज इक्वल टू अल्फा डेल टी इंटू डी। ये तो हमें एक टर्म मिल गया। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस टर्म कि डेल्टा टी ड्यू टू लोड क्या है, वी विल डिटरमाइन दिस टर्म। तो अभी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में ही पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ा था, और पॉइजन्स रेशियो क्या था, इट इज रेशियो ऑफ लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर लोड हमारा एक्स डायरेक्शन में है तो डाया तो वाई का चेंजेस है या जेड का चेंजेस है, तो डाया का जो स्ट्रेन है दैट इज लैटरल स्ट्रेन। इस पे भी हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है, तो हम लिख सकते हैं कि lateral strain is minus mu into longitudinal strain, and we know that from the Hooke's law कि longitudinal strain is stress upon Young's modulus। और स्ट्रेस कहाँ का, तो जिस डायरेक्शन में लोड है, क्योंकि longitudinal strain वही होता है जिस डायरेक्शन में लोड है, तो इट इज सिग्मा x अपॉन ई।
और लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो इट इज डेल्टा डी अपॉन डी, और डी जब उस साइड जाएगा देन इट विल बिकम माइनस ऑफ म्यू इंटू, अभी आपको ध्यान हो कि हमने इसी फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था लास्ट न्यूमेरिकल पॉइजन्स रेशियो टॉपिक में, कि डेल्टा डी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू, वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल लिखा था इंटू डायामीटर, बट यहां डेल एल अपॉन एल नहीं लिखना है, यहां पे हमें स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिखना है, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ओनली बिकॉज ऑफ लोड, या डेल एल अपॉन एल भी लिखेंगे तो वही कैलकुलेशन आएगा, बट डेल एल किसके कारण, आप जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, हमें डेल एल पुट करना होगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, दैट इज पी एल अपॉन ए अपॉन एल। तो यहीं से देखिए, अब जब डेल्टा डी माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ए इंटू डी है, तभी हमने पढ़ा कि सिग्मा एक्स क्या है, डेट इज अल्फा डेल्टा टी ई, बट कंप्रेसिव नेचर, तो वी कैन राइट माइनस म्यू इंटू minus of alpha delta T E upon E into D. Here E gets cancelled and minus gets cancelled, it will become plus, then we got mu into alpha delta T D, then this is change in diameter due to load, which is equation number 2, and this is change in diameter due to change in temperature due to equation number 1। अब आप इन दोनों को एक ऐड कर दें तो हमारा टोटल चेंज इन डाया मिल जाएगा, एंड दैट टोटल चेंज इन डाया इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी डी 1 प्लस म्यू। और हमने ये भी देखा था कि हीटिंग में डेल्टा अल्फा डेल्टा टी डी टेंसाइल है, इंक्रीज होगा, और जब कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तब भी इंक्रीज होगा, द नेट चेंज इन डाया विल ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेज। देन दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ केस नंबर 2, जहां पे हमने ये देखा कि चेंज इन लेंथ, नेट चेंज इन लेंथ 0 है, नेट चेंज इन डाया इज अल्फा डेल्टा टी डी इंटू 1 प्लस म्यू। जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है उसी डायरेक्शन का स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी ई है, विच इज कंप्रेसिव नेचर, और बाकी के दो डायरेक्शन का स्ट्रेस क्या है, 0। अगर इसी में हम कूलिंग के लिए स्टडी करें तो आप सारे नेचर को केवल अपोजिट करते जाएंगे, और जब नेचर को अपोजिट करेंगे तो चेंज इन लेंथ गेट्स 0, चेंज इन लेंथ तो 0 है क्योंकि नेट चेंज इन 0 है। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विच इज थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई टेंसाइल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कूल करते हैं तो बॉडी चाहता है कॉन्ट्रैक्ट होना, बट सपोर्ट इस बॉडी को खींच के रखता है, टेंसाइल लोड लगा के रखता है, तो थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई। और चेंज इन डाया क्या होगा, दिस इज अल्फा डेल्टा टी डी 1 प्लस म्यू, क्योंकि हीटिंग में डेल्टा डी इंक्रीज हुआ तो कूलिंग का डेल्टा टी डिक्रीज होगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच विल यूज्ड इन केस ऑफ कूलिंग, और इसके पहले हमने पढ़ा इन केस ऑफ हीटिंग। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एनालिसिस व्हेन बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव। तो ये सारी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, और आप अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इन सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे, और अगर आपसे डेरिवेशंस पूछा जाए तो आप कंप्लीट एक एक पॉइंट जिस तरह हमने सॉल्व किया है उस तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक, और उस नॉलेज चेक के बाद इसी पूरे कंसेप्ट को हम एक दो प्रॉब्लम से सॉल्व करके देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में बोला एक सिलेंडर है जो दोनों ही एंड से फिक्स्ड है, उसका डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कूलिंग में मींस घटाया गया है टेम्परेचर, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बोला है डिटरमाइन थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस अभी हमने पढ़ा था, इट इज अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखिए अल्फा डेल्टा टी का कोई यूनिट होगा नहीं, तो ई को हमने कन्वर्ट किया है गीगा से मेगा में, तो जो हमारा जो भी कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी इन मेगा पास्कल। और ये कितना आएगा, दिस इज 120 मेगा पास्कल विच इज टेंसाइल नेचर, क्योंकि कूलिंग के कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस का नेचर कैसा होता था, दिस इज टेंसाइल। इसी में अगर आपको चेंज इन लेंथ बोल दे तो नेट चेंज इन लेंथ क्या है, 0। अगर इसी में आपसे चेंज इन डाया बोल दे तो चेंज इन डाया इज अल्फा डेल्टा टी डी, आपको डाया का डायमेंशन दिया होगा, और 1 प्लस म्यू, अब म्यू का वैल्यू दिया होगा, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा डी बता देंगे, एंड दैट डेल्टा डी विल बी, कूलिंग में डेल्टा डी इज डिक्रीजेस।
तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट रिगार्डिंग व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो अगर इस फॉर्मूला को अगर देखें कि थर्मल का फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा टी ई, थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल टी ई। इन चार टर्म्स में से कोई भी अगर तीन टर्म्स दिया हुआ है तो आप चौथा टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी आपको वो थर्मल स्ट्रेस डेल्टा टी ई दिया होगा और आपसे अल्फा पूछ लेगा, कभी आपको अल्फा ई और थर्मल दिया होगा तो आपसे डेल्टा टी पूछ लेगा। मींस अलग अलग टर्म्स को अगर गिवन है, कोई एक टर्म अननोन है, वो फॉर्मूला को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि हीटिंग में थर्मल कंप्रेसिव होता है, कूलिंग का थर्मल टेंसाइल होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे, देखेंगे कि जब बॉडी टेपर्ड सेक्शन का हो तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ एक दो प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो इसी के साथ हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया, दैट इज डिस्क्राइब द थर्मल स्ट्रेसेस व्हेन बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव। नाउ वी विल गो टू द थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब द थर्मल स्ट्रेसेस इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार। 12 इंटू 10 पे पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से ये देखें कि अल्फा का जो यूनिट है दैट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सिमिलरली फॉर कॉपर, तो देखिए हमारा थर्ड केस कि थर्मल स्ट्रेस इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार क्या होता है। तो लेट एक टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार है जिसके एक साइड का डायामीटर देगा डी लार्ज, लेट दैट इज डी लार्ज, और दूसरे साइड का डाया है डी स्मॉल, छोटा डायमीटर है डी स्मॉल, और उसका लेंथ बॉडी का है एल, और जिसके दोनों एंड को फिक्स किया है और बॉडी को कर दिया हमने हीट। तो अभी हमने पढ़ा हीटिंग के कंडीशन में दोनों एंड से रिएक्टिव फोर्सेस आएंगे विच इज कंप्रेसिव इन नेचर। लेट दोनों साइड से फोर्सेस आ रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो इसमें भी हम देख के बता सकते हैं कि नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0। चेंज इन लेंथ नेट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर चेंज इन लेंथ 0 होगा तो डेल्टा एल दो कारणों से मिलेगा, एक टेम्परेचर चेंज के कारण, एंड दैट टेम्परेचर चेंज के कारण जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी एल प्लस ये जो दोनों साइड से रिएक्टिव फोर्सेस हैं कंप्रेसिव फोर्सेस, वो फोर्सेस इस टेपर्ड बॉडी को कितना डिफॉर्मेशन देंगे, दैट इज -4pl अपॉन पाई dl अपॉन ds। dl इज लार्ज डायमीटर एंड ds स्मॉल ds इज स्मॉल डायामीटर। तो ये होता था फॉर्मूला। अब ये कहां से आया, तो अगर आपको इलोंगेशन इन टेपर्ड सिलेंड्रिकल बार पता हो तो वहां पे हमने बताया था फॉर्मूला इज 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। तो हमने एक डाय को ले लिया लार्ज डायमीटर और d2 को ले लिया लेट स्मॉल डायमीटर, देन दिस इज द फॉर्मूला एंड नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा यहां से लोड कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट लोड विल बी इक्वल टू, दिस इज द कंप्लीट लोड दैट इज पाई ई इंटू d large into d small into alpha into delta t अपॉन 4। तो ये दोनों साइड्स के लोड क्या है, P। अब देखिए अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस तो होता है लोड अपॉन एरिया, बट क्योंकि दोनों साइड्स के डायमीटर्स तो सेम है नहीं, और जब दोनों साइड के डायमीटर सेम नहीं है तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम नहीं है। इट मींस हमें यहाँ पे दो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक डेवलप होगा मैक्सिमम स्ट्रेस और एक डेवलप होगा मिनिमम स्ट्रेस। तो लेट सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें एट स्मॉलर एंड, जिधर का डाया छोटा है उधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू P upon A, and P upon A is pi by 4, 4 will be go in numerator upon D small, क्योंकि स्मॉलर एंड है तो इट इज डी एस स्क्वायर। तो जब आप उस P के फॉर्मूला को यहां पे ला के पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी एस स्क्वायर से, तो यहां से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, तो देखिए 4 गेट्स कैंसल्ड, this 4 and this 4 will be gets cancelled, this pi gets cancelled, और जो हमें इक्वेशन बन रहा है that equation is alpha delta t e, this is alpha delta t e into
ऊपर देखिए डी लार्ज इंटू डी स्मॉल है और नीचे डी स्मॉल का स्क्वायर है, तो डी स्मॉल से डी स्मॉल स्क्वायर गेट्स कैंसल, देन वी विल गेट कैपिटल डीएल upon small ds, then this is the formula for maximum thermal stress। तो देखिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। अगर आपको इसको न्यूमेरिकली, अगर ऑब्जेक्टिव्स में या न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली फार्मूला को यूज करना हो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस वहां पे डेवलप होता है जहां पे स्मॉलर एंड है, और स्मॉलर एंड है तो थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डायामीटर के रेशियो से, तो ऐसे डाया का रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डाया रेशियो लार्ज हो, ताकि ऊपर का लार्ज कब होगा, जब ऊपर का डाया लार्ज होगा, नीचे का डाया स्मॉल होगा। इसी को अगर ऑपोजिट बोले कि अगर हम लार्जर एंड पे स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो देयर स्ट्रेस विल बी मिनिमम बिकॉज डायमीटर इज मैक्सिमम, दैट इज 4p अपॉन पाई डी लार्ज स्क्वायर। जो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब p का वैल्यू को यहां पुट करेंगे और कैंसिल करेंगे, तो एट दैट टाइम आवर थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला इज, जो एक्चुअल फॉर्मूला हमने लिखा था लास्ट केस में उसको लिख लें, इट इज अल्फा डेल्टा टी ई। अब क्योंकि मिनिमम स्ट्रेस है और मिनिमम स्ट्रेस है, इसका मतलब हमारा जो डाया का रेशियो है वो छोटा होना चाहिए, और डाया का रेशियो कब छोटा होगा, जब डी स्मॉल को आप डिवाइड करेंगे डी लार्ज से। Then this is the formula for maximum thermal stress and this formula is for minimum thermal stress. Maximum thermal stress at smaller end and minimum thermal stress at larger end. So I hope you have understood this concept regarding the thermal stresses in the tapered cylindrical bar. तो इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट हो गया, that describe the thermal stresses in tapered cylindrical bar. Now we will go to the next learning outcome, that describe the thermal stress in composite bar. So now we will study our case 4, that is thermal stress in composite section. तो हमने पढ़ा था थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन क्या होता है कि जब दो अलग अलग मटेरियल्स पैरेलल कंडीशन में ज्वाइंट हो और उसके टेम्परेचर को अगर घटाएं या बढ़ाएं तो उनके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, डेट इज थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन। तो लेट एक बार है या एक बॉडी है जो स्टील और कॉपर का बना हुआ है और वो दोनों रिजिडली आपस में पैरेलली में ज्वाइंट है। लेट द मटेरियल इज मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील, दिस बॉडी इज मेड ऑफ कॉपर एंड स्टील। अब देखिए दोनों पैरेलल में रिजिडली ज्वाइंट है, इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम, बोथ आर हैविंग इक्वल लेंथ। अब हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लेट इस बॉडी को अगर हम हीट करेंगे तो बॉडी को हीट करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला था दैट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, बिकॉज डेल्टा एल इज अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। इन दोनों ही बॉडीज या दोनों ही मटेरियल्स के लिए लेंथ सेम है, डेल्टा टी सेम है, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, अल्फा के। और जब जिस मटेरियल का अल्फा अधिक होगा उसका चेन लेंथ में चेंजेस की टेंडेंसी भी अधिक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील, क्योंकि इन द स्टार्टिंग हमने बताया था कि अल्फा ऑफ कॉपर इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड स्टील इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो क्योंकि कॉपर का अल्फा अधिक है तो कॉपर की डिफॉर्मेशन में जाने की टेंडेंसी अधिक है, तो लेट कॉपर हमारा यहां तक डिफॉर्म होना चाहता है। दिस इज एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल डिफॉर्मेशन अभी नहीं है, हमने बोला कॉपर का ये एक्सपेक्टेड डिफॉर्मेशन है, और स्टील का एक्सपेक्टेड डिफॉर्मेशन बहुत ही कम है क्योंकि इसका अल्फा कम है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कॉपर अधिक डिफॉर्म होना चाह रहा है, स्टील कम डिफॉर्म होना चाह रहा है, बट दोनों आपस में रिजिडली ज्वाइंट है। तो स्टील क्या करेगा कि कॉपर को अंदर पुश करेगा, कॉपर को जब अंदर पुश करेगा तो कॉपर इज इन कंप्रेसिव, मींस कॉपर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये कंप्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि स्टील कॉपर को अपनी ओर पुश कर रहा है। बट अब जो स्टील है
वो तो कॉपर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप किया या कंप्रेसिव फोर्स डेवलप किया, तो सिमिलरली कॉपर भी तो स्टील पे फोर्स लगाएगा, और कॉपर क्योंकि अधिक डिफॉर्म हो रहा है तो वो स्टील को पुल करेगा, वो बोलेगा स्टील को अधिक डिफॉर्म कराने की कोशिश करेगा, और जब स्टील को अधिक डिफॉर्म कराने की कोशिश करेगा तो स्टील में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा डेट इज टेंसाइल। तो मतलब म्यूचुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉपर स्टील पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है और स्टील कॉपर पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि इन दोनों का जो नेट डिफॉर्मेशन हो, जो एक्चुअल डिफॉर्मेशन हो, वो सेम हो। लेट द एक्चुअल डिफॉर्मेशन इज दिस इज डेल्टा एल एक्चुअल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉपर अपने लिमिट से कम डिफॉर्म हो रहा है क्योंकि वो कंप्रेसर में है, और स्टील अपने लिमिट से अधिक डिफॉर्म हो रहा है क्योंकि स्टील टेंसाइल में है। तो अब यहां से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जब आपसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो ये यही पूछता है कि अगर कंपोजिट सेक्शन है स्टील कॉपर का बना हुआ, अगर वो हीटिंग है तो कॉपर में स्ट्रेस का नेचर कैसा है या स्टील में स्ट्रेस का नेचर कैसा है। बट इसके प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इक्वेशंस को यूज करके, तो हम देख सकते हैं कि आवर फर्स्ट इक्वेशन इज कि स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील और फोर्स इन कॉपर एंड फोर्स इन स्टील आर सेम। सबसे पहले हमने ये लिखा कि जो कॉपर स्टील पे जो फोर्स लगा रहा है और जो स्टील जो कॉपर पे फोर्स लगा रहा है, बोथ द फोर्सेस आर सेम, वेयर पीसी इज फोर्स इन कॉपर एंड पीएस इज फोर्स इन स्टील। अब क्योंकि पीसी इज इक्वल टू पीएस है, तो हम यहां से लिख सकते हैं पीसी इज सिग्मा सी इंटू ए सी एंड पीएस इज सिग्मा एस इंटू ए एस। दैट इज कॉपर का स्ट्रेस इंटू कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्टील का स्ट्रेस इज इक्वल टू स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, इस बॉडी का कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, तो कॉपर का डिफॉर्मेशन और स्टील का डिफॉर्मेशन इज सेम, दैट इज डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील, क्योंकि जो एक्चुअल डिफॉर्मेशन है उन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए जो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू डेल्टा एल एस हमने लिखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कॉपर का जो फ्री एक्सपेंशन था, दैट इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर प्लस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है अपने कंप्रेसिव फोर्स के कारण, वही तो डेल्टा एल सी एक्चुअल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील, स्टील का जो फ्री एक्सपेंशन था प्लस एक्सटेंशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, जो टेंसाइल फोर्स के कारण जो अपने लिमिट से थोड़ा अधिक डिफॉर्म हुआ है, इन दोनों का समेशन क्या होगा, सेम। तो अगर आप इस पे फॉर्मूला पुट करते जाएं तो कॉपर का फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स इज गिवन बाई, देखिए क्या है ये कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, कॉपर का फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी एल, अल्फा किसका, कॉपर का, प्लस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स आया है तो कंप्रेसिव फोर्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, दैट इज पी एल अपॉन ए। अब पी अपॉन ए सिग्मा, तो सिग्मा किसका, सिग्मा कॉपर का, ई कॉपर का और लेंथ, बट ये कंप्रेशन में है तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा है बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली हम सेम इक्वेशन स्टील के लिए लिख सकते हैं। तो स्टील का इक्वेशन देखिए, फ्री एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स क्या होगा, तो दीज आर द टू इक्वेशंस। इन पूरे इक्वेशन में देखें कि लेंथ इज सेम, लेंथ सबके लिए कॉमन है, तो लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड। व्हेन यू विल कैंसल द लेंथ और इसको रीअरेंज करें तो हमारा इक्वेशन बिकम्स मींस सिग्मा सी ई सी को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो सिग्मा एस ई एस अपॉन सिग्मा सी ई सी बन गया, और अल्फा स्टील माइनस डेल्टा टी इंटू एल, एल तो कैंसिल है, अल्फा एस माइनस डेल्टा टी को अगर लेफ्ट में ले जाए तो अल्फा सी माइनस अल्फा एस कॉमन ले लेंगे और डेल्टा टी, तो दिस इज द इक्वेशन। अगर इसको आगे हम और सॉल्व करें तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम किसी भी पार्ट का स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला कैन बी रिटेन एज, तो फ्रॉम 1 to हमने ये इक्वेशन पुट किया और फिर इसी को अगर हम रीअरेंज करें और इसको सॉल्व करते जाएं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा स्टील का अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू ई सी इंटू ई एस इंटू ए सी इंटू डेल टी अपॉन ई एस ई सी प्लस ए सी ई सी।
तो दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील, और स्टील का जो स्ट्रेस कैसा था तो उसका नेचर क्या है, दिस इज टेंसाइल नेचर। सिमिलरली अगर आप इसी इक्वेशन से हम सिमिलर इक्वेशन अगर हम स्ट्रेस इन कॉपर लिखें, then sigma c will be equal to, then this is the stress for stress in copper। तो देखिए स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर का सेम फॉर्मूला है, केवल यहां पे आपने चेंज किया है। स्टील का अगर स्ट्रेस लिखना है तो आप न्यूमरेटर में AC पुट करेंगे, और कॉपर का अगर स्ट्रेस लिखना है तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे AS पुट करेंगे। बाकी सारे फॉर्मूले क्या है, सेम। अब यहां से हम ये कैलकुलेट करें कि जब स्ट्रेस मिल गया तो डेल्टा एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होगा। We have to calculate delta L actual, and that will be given by this formula. Then this is the formula for delta L actual. This is delta L actual, which is alpha C plus AC EC plus alpha S AS ES whole bracket closed into length into del T divided by AC EC plus AS ES. So these are the two formula for the stresses and one formula for delta L actual. This is a complex formula, इसलिए आप डायरेक्ट इस दो इक्वेशंस को यूज करके भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। जो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिखा था, उस दो इक्वेशंस को अगर आप ध्यान दें, उसी के बेसिस पे आप जब न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे तो आप डायरेक्टली वहां से सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आप यहाँ पे मैथमेटिकली केवल इक्वेशन पुट कर ले, सॉल्व कर ले, ये आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक अबाउट हीटिंग। अब कंपोजिट में अगर हीटिंग था तो ये स्ट्रेसेस थे और ये डिफॉर्मेशन था और नेचर ये था। जो कॉपर का स्ट्रेस था, दिस स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर। इसी को अगर हम कूलिंग के लिए स्टडी करेंगे तो कूलिंग में क्या होगा, तो आप सेम नेचर को आप बस अपोजिट करते जाएं, डेट विल बी कूलिंग। अब डेल्टा एल एक्चुअल हीटिंग में था तो ये इंक्रीज है, बट नाउ इन कूलिंग वी विल डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। इन कूलिंग स्ट्रेस फॉर्मूला इज सेम, बट जो टेंसाइल था हीटिंग में वो कूलिंग में हो जाएगा कंप्रेसिव। इन कूलिंग कॉपर स्ट्रेस फॉर्मूला इज सेम, हीटिंग में अगर कंप्रेशन था तो कूलिंग में स्ट्रेस होगा टेंसाइल। और जो डिफॉर्मेशन है, जो फॉर्मूला मिला है, जो इंक्रीज है, दैट चेंज इन लेंथ इज डिक्रीजेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा चौथा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया है कि डिस्क्राइब द थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। आई होप यू हैव अचीव्ड these following learning outcomes.